हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी नाउ। एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया, जिसमें आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका ये 10th पार्ट है। ये 10वां भाग इसका हम देख रहे हैं। इसके पहले हम 9 भागों में मैम ने काफी डिटेल में देखा है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जीन है जो डीएनए के पार्ट के रूप में काम करता है। कि एक जीन, इनका केमिकल नेचर, सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हमने देखा। यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग होती है क्योंकि इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा जीन्स का काम करना होता है। तो उसके और उनके डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट गुण होते हैं जेनेटिक मटेरियल के, वो हम देख चुके हैं। और इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 5 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पहला है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, रेप्लिकेशन, देन सेंट्रल डॉग्मा, प्रोटीन सिंथेसिस का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, देन जेनेटिक कोड एंड देन जीन रेगुलेशन में स्पेसिफिकली लैक ऑफ पिरॉन, एंड लास्टली ह्यूमन जीनोम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये 5 एस्पेक्ट्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ध्यान में रखिए जब भी तैयारी कीजिए एग्जामिनेशंस की। हम देख रहे थे, हमने पिछले वीडियो में, इसके लास्ट वीडियो में जब हम रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस देख रहे थे, तब हमने देखा कि प्रोटीन की सिंथेसिस का रेगुलेशन का मतलब होता है प्रोटीन जो अपने आप को जीन्स एक्सप्रेस करते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ज्यादातर 98% प्रोटीन्स होते हैं और कुछ और जीन प्रोडक्ट्स होते हैं। उनका जब रेगुलेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि हर सोमैटिक सेल का जीनोम एक जैसा होता है, पर हर सेल को अलग अलग डिफरेंट एरियाज के सेल्स को मेटाबॉलिकली, फिजियोलॉजिकली, एनवायरमेंटल के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, सेल डिफरेंशिएशन के हिसाब से, स्टेम सेल से प्लूरोपोटेंशियलिटी से अलग अलग सेल्स बनते हैं, अलग अलग रीजन्स के सेल्स अलग अलग काम करते हैं। इन सारी चीजों का रेगुलेट करना का मतलब होता है कहीं पर जरूरत के हिसाब से जीन्स को ट्रांसक्राइब करने का जो सिचुएशन है, नए प्रोटीन्स बनाने का, जीन्स को स्विच ऑफ करना ताकि वो ट्रांसक्राइब नहीं करें, ट्रांसलेट नहीं करें, या जीन को ऑन करना ताकि वो ट्रांसक्राइब करें, ट्रांसलेट करें और प्रोटीन्स बनाएं। ये हम देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि ये किन किन लेवल्स पे ये कंट्रोल या रेगुलेशन होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लेवल पे, यूकैरियोट में एपिजेनेटिक लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के पहले, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट, फिर ट्रांसलेशनल लेवल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे, जिसमें सब एक स्प्लाइसिंग लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब कुछ हम देख करके आ रहे हैं। हमने ये देखा कि ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूकैरियोट्स में एक सिस्टम ऑफ जीन्स होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ जीन्स होते हैं, जो मुख्य रूप से 2 मुख्य क्लस्टर्स कहे जाते हैं। पहला है रेगुलेटरी जीन और दूसरा है फंक्शनल जीन, जो बनाने जा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स भी हो सकते हैं और अलग तरह के प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ये रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूस करता है इनहिबिटरी जीन या रिप्रेशर जीन, जो कंबाइन कर लेता है, और पूरा प्रोसेस 2 तरह से हो सकता है, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। ये भी हम पिछले वीडियो में देख करके आए हैं कि कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, जिसमें कि पूरे प्रोसेस को हेल्ड कर दिया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव ट्रांसक्रिप्शन, नेगेटिव रेगुलेशन या नेगेटिव एपरॉन। और इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम में या रेगुलेटरी सिस्टम में इंड्यूसर्स होते हैं जो रेगुलेटरी जीन के साथ बंध जाते हैं और ऑपरेटर सिस्टम को फ्री कर देते हैं, स्मूथ पैसेज बना देता है ऑपरेटर सिस्टम। और इस तरह से जो प्रमोटर है ये कंटिन्यूअस काम करता है, आगे बढ़ता है और एक्सप्रेशन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दिस इज द पॉजिटिव कंडीशन जिसमें प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं प्रोकैरियोट्स में किस तरह से ये रेगुलेटरी सिस्टम, क्योंकि यूकैरियोट्स में ये रेगुलेशन काफी लेवल्स पे होते हैं, डिफरेंट पाथवेज डिफरेंट जीन्स के लिए होते हैं,
जबकि प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल पाथवे कई एक जीन्स का रेगुलेशन कर सकता है, क्योंकि ये जीन्स हमने देखा है पॉलीसिस्टोनिक होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और ये जीन्स लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल लैकोपेरॉन में ZYA, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये तीनों जीन लिंक्ड होते हैं, एक साथ काम करते हैं और 3 तरह के एंजाइम बनाते हैं जो मिल करके एक सबस्ट्रेट पर काम करते हैं, जो है लैक्टोज। ये भी हमने देखा है कि ये पेरॉन सिस्टम डिफरेंट सबस्ट्रेट्स पे काम करते हैं और अकॉर्डिंगली इनको बुलाया जाता है, जिससे लैक्टोज पर काम करते हैं तो लैक्टोपेरॉन हो गया। ट्रिप्टोफान पर काम करने वाला रेगुलेटरी सिस्टम ट्रिप्टोफान ओपेरॉन है। इसी तरह से अराबिनेज होता है, जैल ओपेरॉन होता है, वैल ओपेरॉन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपेरॉन्स होते हैं। अब हम देखें आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है ओपेरॉन सिस्टम, हमने देख लिया। ओपेरॉन सिस्टम में 2 ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, रेगुलेटरी जीन, इनका अपना पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, फंक्शनल जीन, इनका अपना ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है, और ये दोनों जीन इनका अपना प्रोमोटर है। फंक्शनल जीन यहाँ पर आई होता है या इनहिबिटर या रिप्रेशर जीन बनाता है, और इनका अपना टर्मिनेटर होता है। उसके बाद प्रोमोटिव RNA पॉलीमरेज होता है, एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। ये सारी चीजें हम देख के आ रहे हैं। इस RNA पॉलीमरेज को ऑपरेटर सिस्टम अगर रेगुलेटर या रिप्रेशर जीन से जुड़ा हुआ रहता है तो ये बंद रहता है और ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। बट जस्ट अपोजिट, अगर ये फ्री रहता है, ये रेगुलेटरी सिस्टम फ्री रहता है रेगुलेटरी इंड्यूसर के साथ मिलकर के। एक इंड्यूसर जो यहाँ पर लैकोपेरॉन में लैक्टोज ही इंड्यूसर का काम करता है, ये इसके साथ बंध जाता है और ये ऑपरेटर सिस्टम पूरा फ्री हो जाता है। ये RNA पॉलीमरेज या इसके साथ काम करके RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर पर काम करता है और ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है और इस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, या एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इंड्यूसिबल रेगुलेटर या इंड्यूसिबल ओपेरॉन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है लैक ओपेरॉन, और रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एग्जांपल है ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। नाउ दिस इज द ओपेरॉन सिस्टम। इसमें हम समझ सकते हैं ये जो अभी हमने देखा है इस तरह से, तो ये इंड्यूसर यानी लैक्टोज नहीं है। अब हम देखें, मैं स्पेसिफिकली आए हम लैक ओपेरॉन में। लैक ओपेरॉन के लिए ये बाकी के ओपेरॉन सिस्टम की तरह ही 2 सेट्स ऑफ प्रोटीन यहाँ पर भी हैं। एक ये हो गया इंड्यूसर रिप्रेसर जीन का सिस्टम, जिसको हम कहते हैं रिप्रेशर जीन, जिसको कंट्रोल करता है रेगुलेटर जीन सिस्टम, और ये है फंक्शनल जीन का वर्किंग, जिसको कंट्रोल करता है अपना ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, प्रोमोटर, ऑपरेटर, और ये हैं लिंक्ड जीन्स जो बनाएंगे, अगर ये ऑपरेसिबल हैं, इंड्यूसिव हैं, रिप्रेशर की तरह काम करता है। रिप्रेशर यहाँ पर दिस इज द सिस्टम इज इंड्यूसर नहीं है, मतलब लैक्टोज नहीं है। अब इसके भी कई केसेस हो सकते हैं, ये हम आगे देखें। बेसिकली अगर हम दिमाग में रख करके चलें कि इंड्यूसर नहीं है मतलब लैक ओपेरॉन में लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज जब नहीं है तो ये जो रेगुलेटर जीन है या इसका ये रिप्रेशर mRNA बनाता है, इसको इनहिबिटर mRNA है, ये एक्टिव हो जाता है, ये जा करके ऑपरेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। प्रोमोटर यहाँ पर ब्लॉक्ड है, पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज आकर के यहाँ जुड़ ही नहीं पाएगा, और कोई ये जीन्स तो हैं बट ये फंक्शनल नहीं है, इनसे कोई mRNA नहीं बन रहा है, दैट इज ओपेरॉन इज ऑफ। एंड इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, दिस इज द इंड्यूसर जो लैक ओपेरॉन में लैक्टोज होता है, ये रिप्रेशर जीन के साथ, रिप्रेशर mRNA के साथ कंबाइन करके इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बना करके बांध लेता है, और ऑपरेटर जीन फ्री हो जाता है, प्रोमोटर जीन के साथ आकर के RNA पॉलीमरेज जोड़ता है और ये सिस्टम फंक्शनल हो जाता है
और ये तीनों जीन 3 तरह के एंजाइम बनाते हैं इन केस ऑफ लैक्टोज, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, जो ट्रांस एसिटाइल CoA ग्रुप को ऐड करता है, जो हेल्प करता है लैक्टोज के ब्रेकडाउन में. सो दिस इज द इंड्यूसिबल रेगुलेशन एंड दिस इज द रिप्रेसिबल, जहां पर बंद हो जाता है. ओपेरॉन इज ऑफ, ओपेरॉन इज ऑन. नाउ इन लैक ओपेरॉन, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन, अब हम देखें दिस देयर आर 4 तरह के केसेस हो सकते हैं लैक ओपेरॉन के केस में. केस 1, जब लैक ओपेरॉन, लैक्टोज एब्सेंट, रिप्रेशर इज एक्टिव एंड ओपेरॉन ऑफ. ये अभी हम देख करके आ रहे हैं कि यहाँ पर लैक्टोज नहीं है. लैक्टोज, आप जानते हैं लैक्टोज एक लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर जो मिल्क में प्रेजेंट होता है. मान लीजिए अगर इस Escherichia coli पर जैकब एंड मोनार्ड ने, ये हम देख करके आ रहे हैं, जैकब एंड मोनार्ड ने ई कोलाई पर ये पूरा एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, ऑब्जर्व किया और ये प्रपोज किया लैकोपेरॉन थ्योरी, जिसके हिसाब से उन्होंने लैक्टोज, Escherichia coli को लैक्टोज के मीडियम में, लैक्टोज के बगैर, ग्लूकोज के साथ, जो नॉर्मल मीडियम है, नेचुरल मीडियम है Escherichia coli का, हर 4 केसेस में ऑब्जर्व किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे. किस निष्कर्ष पर पहुंचे वो हम इसके बाद देखते हैं. तो नाउ लेट अस सी केस 1. पहला केस है जब लैक्टोज एब्सेंट है. नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग बात है. पर अगर लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेशर, रेगुलेटरी जीन रिप्रेशर या इनहिबिटरी जीन रिलीज कर रहा है, ट्रांसक्राइब कर रहा है, जिससे कि एक्टिव रिप्रेशर बन रहा है. ये एक्टिव रिप्रेशर जा करके ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर रहा है और आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के सिस्टम को ब्लॉक कर दे रहा है. सो देयर इज नो आरएनए मेड, कोई एमआरएनए, लैक एमआरएनए नहीं बना. दिस इज द फर्स्ट केस. देन दिस इज द सेकेंड केस जहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है. लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, जो Escherichia coli का मीडियम है, यहाँ पर, यहाँ लैक्टोज प्रेजेंट है. अब लैक्टोज जब प्रेजेंट है तो सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को ऑन करने के लिए कुछ लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स स्लिप करके पहुंचेंगे इस Escherichia coli के मीडियम में, Escherichia coli के सेल में, और यहाँ जाकर के वो एक्टिवेट करते हैं ओपेरॉन सिस्टम को. लैक ओपेरॉन की जो लैक आई जो है, दिस इज द लैक इनहिबिटर, इसके साथ ये बाइंड कर जाता है. दिस इज द प्रोटीन इनहिबिटर का, ये एमआरएनए बनाएगा, प्रिप्रेशर जीन है, इसके साथ ये बाइंड कर रहा है, शेप बदल जा रहा है इस कॉम्बिनेशन का. अब ये होलो एंजाइम, ये भी दिमाग में रखिए कि आगे हम देखेंगे, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेटर ऑपरेटर जीन्स, ओपेरॉन के जीन्स के बारे में, जिनमें एक को रिप्रेशर शब्द आता है. वो को रिप्रेशर्स बहुत बार हेल्प करते हैं रिप्रेशर के साथ. वीक रिप्रेशर जब होता है तो उसके साथ कंबाइन करते हैं, और वो को रिप्रेशर्स यूजुअली होते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ओपेरॉन सिस्टम. तो यहाँ पे अभी हम केस 2 देख रहे हैं कि लैक्टोज इज प्रेजेंट, तो रिप्रेशर को ये इनएक्टिव कर दे रहा है, ये कंबाइन कर जा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाता है, और लैक्टोज के लैक ओपेरॉन प्रोकैरियोट का, इसके 3 लिंक जीन होते हैं, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. ये 3 जीन 3 एंजाइम रिलीज करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज. अब ये बहुत ध्यान से सुनिए, ये तीनों एंजाइम्स लिंक्ड हैं, एक साथ ही काम करेंगे और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनाएंगे. जो एंजाइम्स बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो मेनली काम करता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ये ब्रेक डाउन करता है. ये रिप्रेजेंटेशंस आगे के वीडियो स्लाइड्स में आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट वाइज मिल जाएंगे, इसलिए अभी आप समझ लीजिए. ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज मॉलिक्यूल को, एक कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके कार्बन को Escherichia coli सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करता है,
ये एक डाइसैकेराइड प्रोटीन, सॉरी, ग्लूकोज है, शुगर मॉलिक्यूल है, जो ब्रेक डाउन होता है बाय बीटा गैलेक्टोसाइड साइडेज इनटू द ग्लूकोज। इसका ब्रेक डाउन किया जाता है इसको ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज में। बीटा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में इसको ब्रेक करता है, लैक्टोज को रादर गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज भी कहते हैं। और इस तरह से ये जो लैक्टोज जो इंड्यूस करता है इस पूरे सिस्टम को, दिस इज कॉल्ड एज एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज इज नथिंग बट द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज शुगर जो इंड्यूसर का काम कर रहा है उसका जो एक्टिव पार्ट होता है, तो वो ये इनएक्टिव लैक्टोज होता है। और जब ये एक्टिव होकर के कंबाइन करता है रिप्रेशर के साथ, तो इसको कहते हैं एलोलैक्टोज। तो ये हो गया सेकेंड केस। इसमें अब काम होता है, आगे बढ़ता है, और बीटा गैलेक्टोसाइड जो एंजाइम जो लैक्टोज यहाँ आया है उस पर काम करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। दूसरा एंजाइम आता है परमीज। अब ये परमीज क्या करता है, परमीज एक चैनल बनाता है, दिस अनदर प्रोटीन चैनलाइज करता है। ये मीडियम के और इस्चेरिशिया कोलाई के सेल के बीच में एक चैनल बनाता है, और इस चैनल के थ्रू मोर एंड मोर लैक्टोज शुगर एंटर करते हैं इनटू द सेल ऑफ इस्चेरिशिया कोलाई। ये लैक्टोज के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और ये प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, लैकोपेरॉन कंटिन्यू कर रहा है, एंजाइम्स बनते जा रहे हैं। तो परमीएज का फंक्शन हो गया टू मेक द पैसेज फॉर लैक्टोज मॉलिक्यूल्स। एंड द थर्ड ट्रांसएसिटाइलेज, बहुत ज्यादा इसके बारे में अभी नहीं है मालूम, बट मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन जो अभी तक दिया गया है कि ये ट्रांसएसिटाइलेज एसिटाइल CoA एसिटाइल कोएंजाइम का ऐड करता है, जो हेल्प करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को लैक्टोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में। तो ये हो गया सेकेंड केस जब लैक्टोज प्रेजेंट है। और एक चीज और यहाँ ध्यान रखिए, थर्ड केस अब हम जब देखेंगे तो लैक्टोज प्रेजेंट है पर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है या बहुत कम है। दिस शुड बी द थर्ड केस। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस। इन थर्ड केस नाउ लैक्टोज इज प्रेजेंट। और ये ध्यान रखिए कि अगर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, जो फोर्थ केस है हमारे ये जो हम वीडियो देख रहे हैं इसमें, तो ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों अगर प्रेजेंट हैं तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में एटीपी कम एक्टिवेट होता है, जिसका डिफॉस्फोरिलेशन हो करके साइक्लिक एएमपी का बनना कम होता है। बहुत ग्लूकोज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सीएमपी, और इसकी वजह से ये जो सीएमपी है ये जा करके कैप से बाइंड नहीं करेगा। कैप इज द अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट, जो ये कैप इज द कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। ये सारे फुल फॉर्म्स, इनका फंक्शन आगे के भी स्लाइड्स में आपको डिटेल्स में लैंग्वेज में दिए हुए हैं, यहाँ आप सिर्फ समझ लीजिए। ये थर्ड केस हम देख लें जहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज बहुत कम है। तो जब ग्लूकोज कम है तो जैसा हमने अभी देखा साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई हो जाएगा, और ये साइक्लिक एएमपी का हाई हो जाने की वजह से ये सीएपी को इनएक्टिव कर देगा। ये इनएक्टिव सीएपी को सॉरी एक्टिव कर देगा, और ये एक्टिव सीएपी सीएमपी सीएएमपी और सीएपी कॉम्प्लेक्स जाकर के बाइंड कर देगा इसके रिप्रेसर जीन को, यहाँ पर बाइंड करेगा और प्रोमोटर जीन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ग्लूकोज स्कार्स है, कम है, तब लैक्टोज आगे बढ़ेगा और ये जीन ये ओपेरॉन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एमआरएनए, ये पाथवे कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो सीएएमपी का लेवल लो हो जाएगा, एज आई हैव टोल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकोज, और ये सीएपी से बाइंड नहीं कर पाएगा सीएएमपी, और इसलिए ये सिस्टम यहाँ पर इनएक्टिव लैक रिप्रेशर हो जाएगा। एंड द सिस्टम इज lactose is present and glucose is present, then
द सिस्टम इज ऑफ, यहाँ पर लैक का mRNA नहीं बनेगा। तो ये 4 केसेस हैं लैक ओपेरॉन के कंडक्शन के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पहले केस में लैक्टोज एब्सेंट है, देन द कंडीशन इज ऑफ, दैट इज रिप्रेशर एक्टिव है, ओपेरॉन ऑफ है, दिस इज द नेगेटिव कंट्रोल। इंड्यूसर प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसिबल ये हो गया इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसर कंबाइन कर जाता है इनहिबिटर या रेगुलेटरी या रिप्रेशर जीन के साथ, लैक आई के साथ, और इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर को फ्री कर देता है। तो ये जो ऑपेरॉन है जिसमें सिंगल ऑपरेटर कई जीन्स के एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, वो एक्टिव हो जाता है और 3 तरह के एंजाइम्स बनते हैं। इसको आप इस तरह हम याद कर सकते हैं, जीन्स हैं ZYA और प्रोटीन्स या एंजाइम्स हैं GPT. G for beta galactosidase, P for permease, and T for transacetylase. So this is the second case. थर्ड केस में, अब इसको हम थर्ड केस मान करके चलें, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है या बहुत कम है, बहुत लो लेवल है, तो रिप्रेशर बहुत कमजोर है और ये बाइंड नहीं कर पाएगा CAP के साथ। लैक्टोज के प्रेजेंस में ग्लूकोज का लेवल, CMP का लेवल हाई हो जाता है और यहाँ पर mRNA बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ओपेरॉन इज ऑन। बट इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ग्लूकोज हाई प्रेजेंट है, तो लैक्टोज काम नहीं कर सकता है। क्योंकि लैक्टोज हाई लेवल पे है तो साइक्लिक AMP का लेवल लो हो जाएगा, ये जाकर के CAP कैटाबलाइजर एक्टिवेटर प्रोटीन से कंबाइन नहीं कर पाएगा और ये इस सिस्टम कंटिन्यू करेगा। RNA पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड, यहाँ पर सिस्टम काम नहीं करेगा क्योंकि ग्लूकोज एक्चुअली लैक्टोज को इंड्यूसर की तरह काम नहीं करने दे रहा है और द ओपेरॉन इज ऑफ। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द व्हेन दैट दिस इज द इंड्यूसर with the positive, usually it is positive, whereas in case of now, तो ये हो गया आपका लैक ओपेरॉन सिस्टम। अब हम देखें ये ट्रिप्टोफान ओपेरॉन सिस्टम, अनदर इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड जिसको कंट्रोल करने की प्रोकैरियोट में जरूरत होती है, दैट इज द ट्रिप्टोफान। अब ये ट्रिप्टोफान ओपेरॉन इज इन जनरल रिप्रेशर ओपेरॉन, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में ट्रिप्टोफान का सिंथेसिस होता रहता है। यहाँ पर रेगुलेटरी जीन जो है ये वीक जीन, वीक रेगुलेटरी जीन या रिप्रेशर जीन की तरह काम कर रहा है। ये जाकर के नॉर्मल कंडीशंस में बाइंड नहीं करता है ऑपरेटर जीन के साथ और ये सिंथेसिस कंटिन्यू हो रही है, ट्रिप्टोफान बन रहा है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में ट्रिप्टोफान ओपेरॉन ऑन रहता है, बट अगर कहीं से बाहर से मीडियम से ट्रिप्टोफान एक्सेसिबल एक्सेस में हो गया किसी भी वजह से, या सिंथेसिस ज्यादा हो गई या बाहर से मीडियम में आ गया ट्रिप्टोफान, तो उस दौरान ये ट्रिप्टोफान का मॉलिक्यूल जा करके इस आई रेगुलेटरी जीन से, इनहिबिटर जीन से कंबाइन कर जाता है with the help of a co-repressor. Tryptophan acts as a co-repressor और ये एक्टिव रिप्रेशर, अब ये रिप्रेशर या रेगुलेटरी जीन एक्टिव हो जाता है, ये जाकर के ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देता है, RNA पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है और ओपेरॉन सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ हियर। सो दिस इज द ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान के के एंजाइम्स के बारे में बहुत डिटेल आपके NCERT में नहीं जानना है, बट इतना जानना जरूरी है कि जैसे लैक ओपेरॉन में 3 एंजाइम लिंक्ड होते हैं, वैसे ट्रिप्टोफान ओपेरॉन में 5 जीन्स, सॉरी नॉट एंजाइम, लैक ओपेरॉन में 3 जीन्स लैक Z, लैक Y एंड लैक A लिंक्ड हैं। ट्रिप्टोफान में, ट्रिप्टोफान इसको किसी भी तरह आप ABCDE से यहाँ मेंशन किया गया है, इट्स नॉट वेरी नेसेसरीली, डिनोशन आप कोई भी यूज किया जा सकता है। एंजाइम्स का नाम NCERT में नहीं मेंशन है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हम उतने डिटेल्स में जानें। तो ये हो गया। एक और चीज ट्रिप्टोफान ऑपरेशन के में जानना जरूरी है कि को रिप्रेशर्स जो काम करते हैं
दैट इज होलो एंजाइम। जो एंजाइम्स एक्टिव होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक्टिव पार्ट एंड अपो पार्ट। दैट अपो रिप्रेशर एंड को रिप्रेशर दो पार्ट होते हैं रिप्रेशर एंजाइम के, जिसमें खाली रिप्रेशर अपने आप में वीक रिप्रेशर होता है, पर जब वो अपो रिप्रेशर के साथ जुड़ता है तो वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के वो ओपेरॉन सिस्टम को ऑफ कर देता है। सो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। थर्ड इम्पॉर्टेंट, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद करने का ये है कि इंड्यूसिबल ट्रिप्टोफान या रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम एनाबोलिक पाथवे में होता है, जिसमें ट्रिप्टोफान बन रहा है उसको रोक देता है, जबकि इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम में कैटाबोलिक पाथवे अप्लाई होता है। So with this, I think this is about the Lac-Operon system. All systems, all details are आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये डिटेल्स अब आपको इसके आगे के स्लाइड्स में सारी रिप्रेजेंटेशंस अच्छे से दिए हुए हैं। ये मैंने अब जो अपने समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए आपके मेरे नोट्स को चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं सोचती हूँ इनकी आपको ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। बाकी के सिस्टम्स आप यहाँ से ले सकते हैं। सो आई होप गो थ्रू द ऑल दी सिस्टम्स। आपके अपने एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स के लिए एक एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है। आई होप ये आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। So do like, share and subscribe the channel if you like it, and press the bell icon to get notifications. See the link of in the description box and follow me.